गुजारिश ये है कि ये सब मेरे ख़ास तौर पे आर्म फोर्सेस में मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, रहे हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे, क्योंकि जो इज़्ज़त वक़ार इन लोगों का मेरे दिल में रहा है। एक वक्त में मेरी खुद अपनी ख्वाहिश थी कि मैं जाकर आइदर पायलट एयरफोर्स में जाऊं या मैं आर्म फोर्सेस में जाऊं, लेकिन कुदरत को ये मंजूर था कि मैं साइंस पढूं, मेडिकल साइंसेस में जाऊं और एक बतौर एक रिसर्चर साइंटिस्ट और हिस्ट्री और ख़ास तौर पर इस्लामिक हिस्ट्री में मेरी दिलचस्पी डेवलप हुई और मैंने की। और ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है कि हमारे कंट्री में जब से बंटवारा हुआ 1947 में, तो मार्शल लॉ 1950 में उसकी एक्चुअली जड़ें जो थी वो लगी। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं है। वो अयूब खान का मार्शल लॉ से ही शुरू करते हैं, लेकिन लाहौर में 1950 में कुछ कह लीजिए कि गड़बड़ हुई। कुछ लोग सड़कों पर निकले, वो कुछ प्रोटेस्ट उन्होंने की और जो सिविल उस वक़्त गवर्नमेंट थी वो उसको संभाल ना सकी। जब वो उसको संभाल ना सकी और मामलात बिगड़ने लगे, तो उन्होंने, और जैसे ख़ास तौर पे ऐसे हालात में, अपनी ही आर्म फोर्सेस को रिक्वेस्ट की कि आप हमारी मदद कीजिए ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर को हम रिस्टोर कर सकें। भाई ये इब्तदा थी कि जिसने वो सीड्स जो थे वो बो दी। और उस वक़्त का जो 1950s में जब उन्होंने उस मामलात को कंट्रोल कर लिया, तो पब्लिक के दिल में एक इज़्ज़त और वक़ार जो था उनका बढ़ गया कि देखें कि हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी और जो गवर्नमेंट है या इलेक्टेड जो हमारे लोग हैं, जिस मामलात को वो नहीं संभाल सके, उसे हमारे ये इन जवानों ने, इन जनरल्स ने, इन्होंने आसानी से इसको कर लिया। और फिर क्या हुआ कि जब सिकंदर मिर्ज़ा का मार्शल लॉ पहला लगा, जिसे बाद में फिर 1958 में अयूब खान साहब ने जो पूरा मार्शल लॉ लगाया और 10 साल उनके जो मार्शल लॉ के, जिसे लोग आमतौर पे याद रखते हैं, तो उसकी मैं कुछ हिस्से आपको, जो पॉजिटिव साइड है जो कि पब्लिक नहीं बताती और आमतौर पे नेगेटिविटी की और बुरी बातों को ही याद रखते हैं। एक मिसाल है पंजाबी की कि हंसाए का कभी नाम नहीं होता। सारी ज़िंदगी आप अपने बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की मदद करते रहें, कोई एक वाक़या आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए कि जिसमें वो समझेंगे आपने उनके साथ ज़्यादती की है या उनकी दिल शिकनी हुई है, तो आपकी वो सारी 50 साल बल्कि ज़िंदगी भर की जो आपने उनके साथ अच्छाइयाँ की हों उसको भूल जाते हैं। गालिबन ये फितरत है इंसान की, इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन ये एक कॉमन फिनोमेना है। तो उस वक़्त के मार्शल लॉ में उन्होंने किया क्या कि जो सड़कें थीं उनको उन्होंने बेहतरीन तरीके से साफ़ किया। जो उस वक़्त ओपन ये नालियाँ होती थीं और ये सीवरेज का अंडरग्राउंड ड्रेन बहुत कम इलाकों में था। बाकायदा उसके ऊपर सफ़ेद कली डाली जाती थी, सिविल सर्विसेज थी, नए दरख्त लगाए गए, सड़कें बनाई गईं, पार्किंग के लिए जगह की गई, बाथरूम्स बनाए गए, लाइब्रेरी छोटी छोटी मुख्तलिफ इलाकों में बनाई गई। तो लाहौर की शक्ल ही बदल गई और कोई आदमी, कोई दुकानदार ना दूध ना कोई खाने की चीज़ या मिठाई नहीं बेच सकता था जब तक कि मक्खी मच्छर से बचाव के लिए जाली ना हो। तो जब लोगों ने ये देखा कि ये चीज़ें तो बड़े बड़े जो अमीर मुल्क हैं उनमें भी शायद नहीं होती, और हमारी आर्मी ने तो कमाल कर दिया कि इतने थोड़े से अरसे में उन्होंने वो सारी जो सिविल के जो मामलात थे और उन्होंने और बाग बहार कर दी। इतने उन्होंने दरख्त लगाए, इतनी सफाई की,
तालीमी अदारों में लोग वक्त पर आने लगे, हस्पताल में लोग वक्त पर ऑपरेशन शुरू होने लगे, क्लास से जो उस्ताद थे वो सारे वक्त पर सारा, यानी पूरा निज़ाम इतना डिसिप्लिन उन्होंने कर दिया कि आर्मी की बेहद इज्जत लोगों के दिल में हुई। और उन्होंने समझा ये तो एक अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि ये लोग अपने ही हमारे लोग हैं, डिसिप्लिन हैं, वर्दी में हैं, और इन्होंने देखे कमाल कर दिया है। और उस का फिर ये जो खमियाजा पूरी कौम अब भुगत रही है, ये इसके ऊपर, क्योंकि मैं तो सियासतदान नहीं हूं ना। What happened in Pakistan? दोस्तों, जब सवाल उठता है कि इंडियन आर्मी ने कभी पावर सीज करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो कई बार यह कह दिया जाता है कि इंडियन आर्मी एक डिसिप्लिन्ड और हाईली प्रोफेशनल फोर्स है, जिसका ब्रिटिश से इनहेरिट किया हुआ 250 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन यह थियरी काम नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी भी सेम ट्रेडिशन से ही निकलकर बनी। और ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने पावर कैप्चर करने से कितना ही परहेज किया है। पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप की एक इंटरेस्टिंग प्री हिस्ट्री रही है। इसकी शुरुआत अनडिवाइडेड इंडिया में हुई, जब आर्मी का सबसे बड़ा हिस्सा अनडिवाइडेड पंजाब से रिक्रूटेड हुआ करता था। इसलिए पार्टीशन के समय पाकिस्तान ने जो भी इंस्टीट्यूशंस इनहेरिट किए, उसमें सबसे सब्सटैंटिव उसकी आर्मी ही थी। इसके अलावा जहां एक तरफ इंडिया में कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा इवॉल्व्ड और ड्यूरेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, वहीं पाकिस्तान में मुस्लिम लीग, जिना और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। इस तरह पाकिस्तान में एक डेंजरस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस था, खासकर 1948 में जिना की डेथ के बाद। हालांकि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप कोई अचानक से नहीं आ गई थी। हुआ यह था कि 1950s की शुरुआत में लाहौर में राइट्स शुरू हो गए थे, जिसे सिविलियन अथॉरिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में आर्मी को बुलाया जाता है और आर्मी बहुत जल्दी ही परिस्थिति को अपने कंट्रोल में कर लेती है। राइट्स पूरी तरह शांत हो जाते हैं और लाहौर के लोग एक बार फिर सुकून की सांस लेने लगते हैं। लेकिन राइट्स को सफलतापूर्वक शांत करने के बाद कमांडिंग ऑफिसर एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करते हैं, और वो ये थी कि अपने ट्रूप्स को वापस बैरिक्स में ले जाने के लिए वो कुछ और दिन समय मांग लेते हैं। आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आमतौर पर तो आर्मी अपना टास्क पूरा करके वापस ही लौट जाती है, लेकिन यहां पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर कुछ और समय चाहते थे लाहौर में। दोस्तों, इस तरह की रिक्वेस्ट, और वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर की तरफ से, जाहिर है हमें लगेगा कि दाल में जरूर कुछ तो काला है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल आर्मी ने जो एक्स्ट्रा समय यहां मांगा था, वो उन्होंने लाहौर को सुधारने में ही लगाया। उन कुछ दिनों में आर्मी शहर को साफ करती है, पब्लिक बिल्डिंग्स को पेंट करती है, रोड्स रिपेयर करती है, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स को गिराती है और ट्रीज प्लांट करती है। लंबे समय से निग्लेक्टेड इन सिविक टास्क्स को परफॉर्म करने के बाद आर्मी शांति से वापस चली जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है एक आर्मी कंटोनमेंट की तरह साफ सुथरा और वेल ऑर्डर्ड लाहौर। इससे लोगों के दिलों में आर्मी के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो काम सालों से सिविलियन अथॉरिटीज नहीं कर पाई थी, वो आर्मी ने महज कुछ दिनों में ही कर दिखाया था। इसलिए 1958 में जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ने देश में फैले पॉलिटिकल केओस का रिस्पॉन्ड मार्शल लॉ डिक्लेयर करके किया और आर्मी को बुला लिया, तो पब्लिक का एक सेक्शन इस न्यूज से काफी खुश दिखा। यहां तक कि उस समय एक कहावत काफी प्रचलित हुई थी कि पाकिस्तान में अब तो माशाअल्लाह हो गया, यानी कि मार्शल लॉ वर्ड से थोड़ा खेलते हुए यह कहने की कोशिश थी कि गॉड ग्रेस से अब पाकिस्तान में चीजें ठीक हैं। इसके अगले कुछ साल जनरल अयूब खान की प्रेसिडेंसी में पाकिस्तान में अद्भुत नेशनल डेवलपमेंट देखा गया। हालांकि कुछ समय बाद मिलिट्री गवर्नमेंट अपनी ही पावर से करप्ट होने लगी, जो कि अक्सर ऐसे सिस्टम में होता ही है, लेकिन वो एक अलग कहानी है। यह तो बात हुई पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के एक संक्षिप्त इतिहास की। आगे बढ़ते हैं और ये 1957 की है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल थिमैया से मिलने उनके ऑफिस जाते हैं। वहां उनकी नजर जनरल की डेस्क के पीछे रखी हुई एक स्टील कैबिनेट पर पड़ती है और वो जनरल से पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। जनरल जवाब देते हैं कि टॉप ड्रॉअर में तो देश के डिफेंस प्लान्स हैं और सेकंड ड्रॉअर में देश के टॉप जनरल्स की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रखी हुई हैं। फिर नेहरू पूछते हैं,
और तीसरे ड्रॉर में? जनरल बहुत ही सरलता के साथ कहते हैं कि अच्छा, उसमें तो आपके अगेंस्ट मिलिट्री कू को लेकर मेरे सीक्रेट प्लान्स रखे हुए हैं। इस पर नेहरू हंस देते हैं, लेकिन उनकी इसी हंसी में कहीं ना कहीं हल्की सी नर्वसनेस की झलक जरूर दिखाई दे जाती है। दोस्तों, पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका और एशिया के देशों में मिलिट्री डिक्टेटरशिप बहुत ही कॉमन फिनोमेना हुआ करती थी, और 1950s और 1960s के दौरान इंडिया में मिलिट्री डिक्टेटरशिप की पॉसिबिलिटी से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता था। इनफैक्ट 1967 के जनरल इलेक्शंस को कवर करते समय द टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट नेवल मैक्सवेल ने भविष्यवाणी तक कर दी थी कि ये देश के आखिरी इलेक्शंस हो सकते हैं, और वो अकेले ऐसे इंसान नहीं थे जिन्हें लगता था कि इंडिया में सूनर और लेटर मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ऐसी सभी अटकलें गलत ही साबित हुईं, और इंडिया ने आज तक कभी मिलिट्री कू विटनेस नहीं किया है। सवाल यहां यह उठता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्यों इंडियन मिलिट्री ने कभी भी कू अटेम्प्ट करने की कोशिश तक नहीं की, जबकि हमारे सभी साउथ एशियन नेबर्स यानी कि पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश में कभी न कभी कू की कोशिश तो हुई ही है। आज हम ऐसे ही कुछ कारणों की चर्चा करने वाले हैं जिनकी वजह से इंडिया ने कभी भी मिलिट्री कू फेस नहीं किया है। इंडिया में जो नहीं हुआ उसे समझने के लिए पहले पाकिस्तान में जो हुआ उसको समझ लेना सही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इंडियन आर्मी इस रास्ते पर क्यों नहीं चली, या इंडिया ने ऐसे क्या कदम उठाए कि यहां आर्मी को पावर कैप्चर करने का कोई मौका नहीं मिला। रिंग फेंसिंग द इंडियन आर्मी। दोस्तों, इंडियन आर्मी का जन्म भी उन्हीं सेम ट्रेडिशन से हुआ था जिससे कि पाकिस्तान आर्मी का हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान आर्मी इंडियन लाइफ में एक प्रोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करती थी, और यहां तक कि पॉलिसी मैटर्स में भी रोल प्ले करती थी। कमांडर इन चीफ डे फैक्टो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और हायरार्की में वाइसरॉय के बाद सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन में उन्हीं का नंबर आता था। लेकिन आजादी के बाद चीजें कुछ बदलने लगी। पीएम नेहरू का मानना था कि न्यू इंडिया में आर्मी के रोल को रीथिंक करने की जरूरत है, और उन्होंने ऐसी पॉलिसीज को इनिशिएट किया जिससे आर्मी पूरी तरह सिविलियन अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट बन जाए। उदाहरण के तौर पर आजादी के बाद सबसे पहला काम यह किया गया कि तीन मूर्ति हाउस, जो कि ट्रेडिशनली आर्मी चीफ का शानदार रेजिडेंस हुआ करता था, उसे पीएम को असाइन कर दिया गया। अपने आप में तो ये एक बहुत ही छोटा सा मैटर हो सकता है, लेकिन इसने ये जरूर साफ कर दिया कि हवा किस दिशा में बह रही है। इसके बाद शुरू होते हैं सीरीज ऑफ बजट कट्स, जिसका एक बड़ा असर पड़ता है ब्रिटिश राज के समय जेनरस सैलरीज लेने वाले आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर। जी हां, उनकी सैलरी में काफी कटौती कर दी जाती है, और जब इंडिया के फर्स्ट आर्मी चीफ फील्ड मार्शल करियप्पा गवर्नमेंट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें तुरंत ही सरकार की तरफ से फटकार लगा दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि ऐसे मैटर्स में अपनी टांग न अड़ाएं, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, और ये उनको किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीएम नेहरू ने पर्सनली लेटर लिखकर कहा था। अगर हम फील्ड मार्शल करियप्पा की बात करें तो समय समय पर उनके कुछ बयान और उनकी एक्टिविटीज इस तरह की रही थी जिससे उनकी इंटेंशंस को लेकर पॉलिटिकल क्लास थोड़ा घबराई हुई रहती थी। 1958 में पाकिस्तान की अपनी यात्रा पर करियप्पा अयूब खान द्वारा किए गए मिलिट्री कू को पब्लिकली प्रेज तक कर देते हैं। खैर, उनके इरादे जो भी रहे हों, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को सतर्क करने का काम तो उन्होंने कर ही दिया था। इसके बाद आने वाले सालों में आर्म्ड फोर्सेस को रिंग फेंस करने का एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम की रफ्तार 1958 में पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुए मिलिट्री कू की खबर के बाद और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। इसी का एक पार्ट था कृष्णा मेनन का डिफेंस मिनिस्टर के पद पर अपॉइंटमेंट। इससे आर्म्ड फोर्सेस को इंडियन डेमोक्रेसी में उनकी जगह पूरी तरह क्लियर कर दी गई, यानी कि यह साफ कर दिया गया कि उन्हें सिविलियन अथॉरिटी के अंडर में रहकर काम करना होगा। इसके अलावा आर्मी में प्रमोशंस पर ध्यान देना, पैरामिलिट्री के तौर पर एक काउंटर फोर्स का क्रिएशन, और रिटायर्ड स्टाफ चीफ्स को फार अवे कंट्रीज में एम्बेसडर्स की पोजीशन रिवॉर्ड करना कुछ और ऐसे मेजर्स थे जिससे इंश्योर किया गया कि इंडियन आर्मी कू प्रूफ रहे।
इसके साथ ही इंडिया में मिलिट्री कू न होने का एक बड़ा कारण यहां की डाइवर्सिटी भी है। जी हां, इंडिया की डाइवर्सिटी यहां की आर्मी में भी साफ झलकती है। इंडियन आर्मी इतनी ह्यूज और डाइवर्सिफाइड है कि एक सक्सेसफुल कू के लिए यूनाइटेड लीडरशिप रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जिस तरह इलेक्टोरल बैटल्स जीतने के लिए इंडिया के पॉलिटिकल लीडरशिप ने सोशल कोalition बिल्ड करने की स्किल को मास्टर कर लिया है, उस तरह नेशन वाइड कू के लिए यूनिफाइड सोशल फोर्स बिल्ड करने का मौका कभी आर्मी को मिला ही नहीं। इस तरह इंडिया की यूनिक डाइवर्सिटी इस मामले में उसका बेस्ट डिफेंस बन जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा लिए गए स्टेप्स के साथ साथ इंडियन आर्मी का अपना स्ट्रक्चर और वर्क कल्चर कुछ इस तरह का है कि इंडिया में कू की पॉसिबिलिटी ना के बराबर नजर आती है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह चेक्स एंड बैलेंसेस के एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के जरिए 1970 आते आते इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को पूरी तरह कू प्रूफ बना दिया गया था और ये नेहरू एरा की एक मेजर अचीवमेंट मानी जा सकती है, जिसने इंडियन डेमोक्रेसी की ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर किया। इस उपलब्धि को अक्सर इतना रिकग्निशन नहीं मिलता, लेकिन सच में ये एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर ये जानते हुए कि हमारे सभी साउथ एशियन नेबर्स ने मिलिट्री कू का सामना किया हुआ है। इसका एक नतीजा यह है कि जब 2012 में कुछ न्यूज़पेपर्स द्वारा कू अटेम्प्ट की खबरें छापी गईं, तो लोगों ने उन पर कुछ खास ध्यान तक नहीं दिया, क्योंकि हमें इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन आर्मी दोनों पर ही इतना भरोसा है। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो जहाँ इस वक्त हम आके खड़े हैं और जितनी बार पाकिस्तान में माशाल्लाह लग चुका है, और मैं कुछ नाम ले देता हूँ, अगर मैं कुछ छोड़ दूँ तो उसे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कि सिकंदर मिर्ज़ा के बाद कुछ अरसा के लिए ज़ैड भुट्टो साहब ने भी सिविल मार्शल कह दीजिए, क्योंकि वो तो सिविलियन एक प्राइम मिनिस्टर था, उसने लगाया। और फिर अयूब खान का मार्शल भी सबको याद है, और उसके बाद सबको पता है याह्या खान। फिर याह्या खान के बाद आप आ जाइए तो आपको ज़ियाउल हक का जो 10 साल है उसका वो माशाल्लाह, और जिसमें वो कोड़ों की ओपन सज़ा और वो शरिया बिल और संसार करना और जो अल्कोहल और जुआ और रेसेस जो है घोड़ों की, ये सब को बैन करना, वो भी 10 साल, यानी ये चौथा कह लीजिए कि माशाल्लाह था। और उसके बाद आपको सबको पता है कि मुशर्रफ का, जनरल मुशर्रफ साहब का जो माशाल्लाह है, और हर बार अगर आप देखेंगे तो इसमें गलती सिविलियंस ही की अपनी थी। एक तो वो बहुत जल्दी इम्प्रेस हुए कि जो मैंने शुरू में आपको 50 से 58 तक के अरसे में बताया कि जो उन्होंने एकदम से जो एक ड्रामाई तरीके से उन्होंने शहरों को साफ कर दिया था, एक डिसिप्लिन ले आए थे, लोगों के दिल में वो माशाल्लाह याद रहा उनको कि ये आर्मी कर सकती है। उसके बाद जो उनको जो गलत रास्ते पे वो चले, और जो प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर बैंकिंग को, जो सुई गैस को मुफ्त लेकर उसे फर्टिलाइज़र, साइकिल, बैंक्स, यानी कोई कारोबार नहीं है जो फिर इन्होंने छोड़ा। और फिर जो एक करप्शन का एलिमेंट था, वो जो एक ऑलमाइटी गॉड की तरह वो जो एक नशा होता है कि वो एब्सोल्यूट पावर के साथ उन्होंने फिर जो अदारे थे उन सबको अपना जेर करने के लिए अपनी उसी वर्दी को, उसी ताकत को, उसी डिसिप्लिन को इस्तेमाल किया। और उससे जो अब तक जो आप हमारे पास देख रहे हैं कि कोई किसी का घर, किसी की इज्जत, कोई चादर चार दीवारी, कोई बंदा पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सियासतदान हो, ना सियासतदान हो, तालिब इल्म हो, सड़क पे जा रहा हो, वो अपने आप को महफूज नहीं कर समझता। आपके जो बुनियादी राइट्स हैं ही नहीं कोई। और ये नतीजा हुआ कि जो गलती आपने की थी, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, अगर आप जितने भी ब्रिटिश जो लोग थे और जिस वक्त ब्रिटिश ने उनको छोड़ा, तो ये उन मुल्कों में भी, उसमें बांग्लादेश
उसमें अफ्रीका, उसमें मिडिल ईस्ट, उसमें बहुत सारे दुनिया के मुल्क शामिल हैं। अगर नहीं शामिल तो एक इंडिया है। तो मैं इस मुख्तसर से इंट्रोडक्शन के साथ कि पाकिस्तान ने क्या गलती की और ये क्या हुआ कि उसी वक्त ही बंटवारे में इंडिया में भी ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ कभी मिलिट्री को या मिलिट्री टेक ओवर नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ इस दोनों चीज़ों को एक कंपैरिजन इसलिए सिर्फ दे रहा हूँ कि एक छोटी सी गलती आदमी को कई हज़ार मील दूर ले जाती है और वो अपने रास्ते से भटक जाता है। हमारी तरह और भी कई दुनिया के मुल्क भटके और वहाँ बार बार मार्शल लगा, बार बार मिलिट्री को टेक ओवर किया। तो लेकिन हमें सिर्फ अपने मुल्क से, क्योंकि मुझे गर्ज है और मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुझे बेहद दुख है कि अपने ही बहन भाई, और मैंने जैसे शुरू में कहा कि इतने दोस्त हैं मेरे, इतने रिश्तेदार हैं मेरे, तो ये इस वक्त जो तमाशा लगा हुआ है, इस वक्त जो हो रहा है वो शायद ना होता। और आप देखें कि किस तरह से एक वाइज स्टेप और बड़ा क्लेवरली जवाहरलाल नेहरू ने लिया, और उससे कभी इंडिया में कभी आप देखेंगे कि आर्मी का coup नहीं हुआ और वहाँ कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। मेरी ये दुआ है और ख्वाहिश है कि आप दोनों इस मेरे छोटे से भी ब्लॉग को देखने के बाद अपने कमेंट्स भी करेंगे और इसे एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि हमारी गलती क्या थी और हमारे हमसायों ने वो गलती क्यों नहीं होने दी। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।